नमस्कार डियर अमृत 1993 में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से कल हमने बात की थी विद्युत और विद्युत धारा के बारे में। आज हम बात करते हैं आवेश के बारे में, क्योंकि कल हमने जब विद्युत का डेफिनेशन पढ़ा था तो उसमें था कि किसी आवेश की उपस्थिति और उसके बहाव के कारण होने वाली भौतिक परिघटनाएं विद्युत कहलाती हैं। तो उसमें सबसे पहला वर्ड था आवेश, और एक हमने बात की थी विद्युत धारा की। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम आज बात करते हैं आवेश की, विद्युत आवेश की। आवेश चार्ज। सबसे पहली बात मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। ये कोई चालक तार, कंडक्टर वायर, ठीक है ना। जब तक इसमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं है, जब तक इसमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं है तो इसमें कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी भौतिक क्रिया भी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी या जो आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें गुण आने लगते हैं। ये कैसा हो जाता है? सबसे पहला विद्युतमय हो जाता है। कैसा हो जाता है? विद्युत, ठीक है ना। तो इस विद्युतमय होने से एक डेफिनेशन हमारे सामने बनती है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह भौतिक गुण, किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है, जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है, क्या कहलाती है? विद्युत आवेश। जैसे किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है। आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह भौतिक गुण, जैसे कि हमने ये कोई कंडक्टर वायर था, चालक तार था, इसमें हमने कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें कौन सा गुण आ गया? विद्युतमय हो गया। कौन सा गुण आ गया? ये विद्युतमय हो गया। तो जिससे इसके क्या परिवर्तन हुए? कौन सा गुण परिवर्तन हुआ? भौतिक। कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक गुण। तो हमने क्या कह दिया कि किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु विद्युतमय हो जाती है, क्या कहलाता है? वो उसका विद्युत आवेश कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम यहीं से पढ़ें तो देखो, जब इसमें हमने आवेश प्रवाहित किया, विद्युत प्रवाहित की, तो इसमें दो गुण आने लगते हैं। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और दूसरा ये क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ से दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, वह भौतिक गुण क्या कहलाता है? उसका आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश की दो डेफिनेशन है आपके सामने कि किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह वस्तु विद्युत में हो जाती है, और दूसरी डेफिनेशन है किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है ना। आवेश की डेफिनेशन होगी, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उसको आप नोट कर लो। यहाँ से आगे की बात करेंगे आवेश के बारे में। तो आवेश को सर्वप्रथम किसने खोजा? आवेश को सर्वप्रथम किसने खोजा था? कूलाम ने। आवेश को किसने खोजा? कूलाम ने। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यह किसने बताया? आवेश दो प्रकार का होता है, यह बताया गैलेमान नामक वैज्ञानिक ने।
आवेश दो प्रकार का होता है, ये बताया गैलेमान नामक वैज्ञानिक ने। और आवेश के जो दो प्रकार होते हैं उनके जो नाम दिए, धनावेश पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यह नाम दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश जो दो प्रकार का होता है उनके नाम होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है, यहां से आगे की बात करते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, हमने बात की थी कि आवेश चार्ज हैव टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज को फोल्ड किसने किया था? कूलॉम ने। किसने किया था? कूलॉम ने। ये टू टाइप्स का होता है, ये किसने बताया था? गैलेमान ने। और इन टू टाइप्स के नाम जो हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब यहां से आगे की जो सबसे बड़ा गुण होता है इसका कि आवेश को सबसे छोटी इकाई माना जाता है। आवेश सबसे छोटी इकाई। क्यों आवेश सबसे छोटी इकाई क्यों है? क्योंकि आवेश की जो गणना है वो किससे की जाती है? इलेक्ट्रॉन। किससे की जाती है? इलेक्ट्रॉन से की जाती है। आवेश की गणना इलेक्ट्रॉन से की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 केजी। सबसे छोटी इकाई आवेश को माना जाता है। लेकिन गैलेमान नामक साइंटिस्ट ने इससे भी छोटी इकाई खोजी है और उसका नाम दिया है क्वार्क। गैलेमान नामक साइंटिस्ट ने इससे भी छोटी इकाई खोजी है और उसका नाम दिया है क्वार्क। उस क्वार्क के बारे में गैलेमान ने बताया कि आवेश से सबसे छोटी इकाई खोजी, आवेश से भी छोटी इकाई खोजी जिसका नाम दिया क्वार्क। और इसको खोजा किसने? गैलेमान ने। जब गैलेमान ने कहा कि इलेक्ट्रॉन से भी आवेश से भी छोटी इकाई होती है क्वार्क, तो गैलेमान से पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन से छोटी इकाई क्वार्क होती है तो क्वार्क से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बनता है? तो क्वार्क से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं उसके बारे में गैलेमान ने बताया। गैलेमान ने कहा कि क्वार्क दो प्रकार का होता है। एक क्वार्क होता है भारी क्वार्क, जिसको कहते हैं अप क्वार्क। एक होता है हल्का क्वार्क, डाउन क्वार्क। और भारी क्वार्क की वैल्यू होती है +2/3 इलेक्ट्रॉन। हल्के क्वार्क की वैल्यू होती है -1/3 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव में 2/3 का हिस्सा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में 1/3 का हिस्सा। ये भारी क्वार्क होता है और ये हल्का क्वार्क होता है। तो गैलेमान से पूछा गया था कि इन क्वार्कों से क्या हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आसानी से बन सकता है। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो देखो, प्रोटॉन का निर्माण क्वार्क से कैसे होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का निर्माण होता है UUD, मतलब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन का निर्माण होता है UDD, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और डाउन क्वार्क। और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है DDD, डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क। मतलब प्रोटॉन जो मिलकर बना होता है वो, उसमें 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन जो मिलकर बना होता है उसमें एक अप क्वार्क होते हैं, 2 डाउन क्वार्क होते हैं। इलेक्ट्रॉन में तीनों ही डाउन क्वार्क होते हैं। देखो कैसे? अप क्वार्क की वैल्यू है हमारे पास +2/3 इलेक्ट्रॉन, फिर अप क्वार्क की वैल्यू है +2/3 इलेक्ट्रॉन, डाउन क्वार्क की वैल्यू है -1/3 इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू 2/3 दोनों ही पॉजिटिव है, -1/3 कैसा है? नेगेटिव। कैलकुलेट करके निकालेंगे तो निकलेगा +1e। प्रोटॉन आवेश कौन सा होता है? उस पर
धनावेश होता है, चार्ज की जो वैल्यू होती है, आवेश की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ठीक है ना। न्यूट्रॉन जो बनता है, न्यूट्रॉन बनता है एक भारी क्वार्क, दो हल्के क्वार्क, प्लस 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि न्यूट्रॉन कैसा होता है? चार्जलेस होता है, अनावेशित। इस पर चार्ज की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनावेशित। इलेक्ट्रॉन माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3e इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है -1e। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? नेगेटिव। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण किया गैलेमान ने। वैसे भी हमें इसको अभी कंसीडर नहीं करना है, ये केवल कंपटीशन के लिए पूछा जाता है। 12th तक का हम केवल किसको सबसे छोटी इकाई मानते हैं? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटी इकाई मानते हैं, लेकिन जैसे हम 12th के पास आउट होते हैं, आईआईटी नीट की तैयारी के लिए जाते हैं, बड़े एग्जाम के लिए जाते हैं, तो उनमें ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी इकाई है, और ऑप्शन में पूछा जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और क्वार्क। तो वहां सही आंसर रहता है हमारा क्वार्क, क्योंकि सबसे छोटी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन से भी छोटी इकाई क्या खोजी गई है? क्वार्क खोजी गई है। जिससे हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को निर्माण किया। इससे आगे की बात करते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निर्माण क्वार्क हो गया। अब हम बात करते हैं आवेश के गुणधर्म की। अब हम बात करते हैं आवेश के गुणधर्म की। आवेश को अभी हमने पढ़ा, आवेश की डेफिनेशन पढ़ी, आवेश के टाइप पढ़े, आवेश को खोजा किसने? कूलाम ने। ये दो प्रकार का होता है, किसने बताया? गैलेमान ने। ये दो प्रकार के नामों को किसने खोजा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब हम बात करते हैं आवेश के गुणधर्म की। आवेश का गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। पहला गुणधर्म, आवेश अदिश राशि होती है। कल मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी और आपको याद होगी वो ट्रिक। उसकी दाल एमएससी से आती है और उसमें आवेश था, तो आवेश कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। दूसरा गुणधर्म, आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। इसका मतलब है, इसको छोटे से तरीके से समझ सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव दुश्मनी होती है, और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव प्यार होता है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो दुश्मनी होगी। मतलब दुश्मनी का मतलब हो गया प्रतिकर्षण। पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो प्यार होगा, प्यार का मतलब हो गया आकर्षण। मतलब समान आवेश प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश आकर्षण होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात, इसमें एक नोट और बता देता हूं मैं आपको कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश होना, इस बात का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। कैसे? क्योंकि एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु आकर्षित कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल
ये एक पार्टिकल है, एनीबॉडी, पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल ये है, पार्टिकल बी मान, ये आवेशित है और ये अनावेशित है। जब हम इस आवेशित पार्टिकल ए को पार्टिकल बी जो कि अनावेशित है उसके पास ले जाते हैं तो पार्टिकल ए पार्टिकल बी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पार्टिकल ए पार्टिकल बी को अपनी ओर आकर्षित करता है, वस्तु ए वस्तु बी को अपनी ओर खींचती है। इसका मतलब हो गया कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती है। जब इसको आकर्षित करेगी तो हम इस पर यह परीक्षण नहीं कर सकते कि इस पर आवेश है या नहीं है। अगर है तो कौन सा आवेश है और नहीं है तो कौन सा आवेश नहीं है। तो इसलिए किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। किस बल के द्वारा? प्रतिकर्षण बल के द्वारा। क्योंकि अगर यह वस्तु है कोई, इस वस्तु पर पार्टिकल ये आवेशित है, दूसरी पार्टिकल बी है, इसको यदि ये प्रतिकर्षित कर रही है और हमें पता है कि इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसको अगर ये प्रतिकर्षित कर रही है तो कंफर्म हो जाएगा कि इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अगर प्रतिकर्षित कर रहा है तो किसको प्रतिकर्षित करेगा? पॉजिटिव प्रतिकर्षित कर रहा है तो किसको प्रतिकर्षित करेगा? पॉजिटिव को। हमने कहा कि यदि इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसको प्रतिकर्षित करता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो आवेश किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम इसको। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम इसमें। आवेश में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। आवेश में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। स्थानांतरण का मतलब हो गया कोई बॉडी ये है ए, एक बॉडी बी है, तो इस बॉडी ए से बॉडी बी में आवेशों को ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि इस पर 100 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 100 कूलम चार्ज। मैंने इसको 10 कूलम चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? 10 कूलम चार्ज दिया। 100 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज इसको ट्रांसफर किया। जब 10 कूलम चार्ज इसको ट्रांसफर किया तो ये आवेश का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। आवेश का क्या हो गया? स्थानांतरण। तो मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश को ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथी फैसिलिटी की बात बताता हूं मैं इसको कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी पर किसी भी वस्तु पर आवेश ना हो, द्रव्यमान हो, ऐसा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें द्रव्यमान होता है लेकिन वो अनावेशित होती है, जैसे न्यूट्रॉन है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी वस्तु पर आवेश हो और द्रव्यमान हो, क्योंकि जब वस्तु पर द्रव्यमान नहीं होगा तो वस्तु अस्तित्व में नहीं होगी, और जब वस्तु अस्तित्व में नहीं होगी तो फिर उस पर आवेश नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर मास होता है लेकिन क्या नहीं होता? इस पर चार्ज नहीं होता। ये कैसी होती है? अनावेशित। ये वस्तु कैसी होती है? अनावेशित। जैसे कि फोटोन है,
फोटोन का विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन इस पर आवेश नहीं होता। ठीक है ना। तो आवेश का संबंध द्रव्यमान से होता है। आवेश होने के लिए किसी वस्तु पर द्रव्यमान होना अनिवार्य है। यदि वस्तु पर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है और आवेश नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वस्तु पर आवेश हो और द्रव्यमान नहीं हो। यह इम्पॉसिबल बात है। आगे की बात करते हैं हम, इसके आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आगे की प्रॉपर्टी है इसकी, आवेश अचर राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अचर राशि। अचर राशि का मतलब हो गया कि आवेश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चाहे वस्तु स्थिर रहे या गतिशील रहे। जैसे कि मैं कह रहा हूं ये कोई पार्टिकल है, इस पर मैंने कहा कि 10 कूलम चार्ज है। अब ये वस्तु स्थिर है तो इस पर चार्ज कितना है? 10 कूलम। अगर ये वस्तु मूव करती है, गतिशील होती है, तो भी इसके चार्ज पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और चार्ज रहेगा इस पर 10 कूलम। ठीक है ना। क्या मतलब आवेश कैसी राशि है? अचर राशि है। चाहे किसी वस्तु स्थिर है, उस पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज तब रहेगा जब वो वस्तु गतिशील रहेगी। लेकिन यही से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है। द्रव्यमान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन होने की भी एक कंडीशन है। हमारे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है। द्रव्यमान में परिवर्तन होने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई पार्टिकल 1 ग्राम का है और ये स्थिर है, तो इसका मास कितना है? 1 ग्राम। अगर इसको मूव कराया जाए, मूव कराने की भी कंडीशन है, गतिशील बनाने की भी कंडीशन है। अगर इसका वेग प्रकाश वेग 3 × 10⁹ 3 × 10⁸ से अधिक होता है, अगर इसका वेग प्रकाश वेग से अधिक होता है तो इस वस्तु का द्रव्यमान बदल सकता है। अगर प्रकाश वेग से कम है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं इससे। आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत का मतलब हो गया कि आवेश पैकेट्स के या बंडलों के रूप में ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। मैं कह रहा हूं कि बॉडी ए ने बॉडी बी को 10 कूलम चार्ज दिया, क्योंकि आवेश में ट्रांसफर होने का गुण पाया जाता है, स्थानांतरण हो सकता है। 10 कूलम आवेश दिया। जब 10 कूलम आवेश दिया तो इस पर आवेश कौन सा आ गया? +10e, और इस पर आवेश कौन सा आ गया? -10e। अब आपको एक बात और बता देता हूं कि इस पर +10e क्यों आया और इस पर -10e क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा कि आवेश 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बात करते हैं कि जब इसने आवेश ट्रांसफर किया, इसने दिया और इसने लिया। एक छोटा सा उदाहरण हमारे रियल लाइफ से ले लेते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को अपना काम लेने के लिए, काम निकालने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो किसी से पैसे उधार लेता है। तो जब वो पैसे उधार लेता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो कि बी नाम के व्यक्ति ने ए नाम के व्यक्ति से 10 रुपये उधार लिए। बी नाम के व्यक्ति ने ए नाम के व्यक्ति से 10 रुपये उधार लिए। तो जब 10 रुपये उधार लिए तो बी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति का ऋणी हो गया। कैसा हो गया? ऋणी हो गया। जब ऋणी कौन हुआ है? बी नाम का व्यक्ति, तो उस पर आवेश ऋण आवेश। ए नाम के व्यक्ति ने 10 रुपये दिए हैं, पैसे दे कौन सकता है? जो धनाढ्य होगा,
पैसे वाला होगा, धनवान होगा, तो ये कौन सा है, कैसा है, धनवान है। तो धनवान है तो कौन सा आवेश हो गया, धन आवेश। जो पार्टिकल, जो व्यक्ति या जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, दान करती है, त्यागती है, वो क्या होती है, धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो कौन सी होती है, ऋणावेशित। मैं कहूं कि बॉडी ए ने बॉडी बी को 100 कूलम चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, 100 कूलम चार्ज दिया, तो इस पर +100 इस पर -100। इसी प्रकार से मैं कहूं कि बॉडी ए ने बॉडी बी को n कूलम चार्ज दिया, इसने इसको n कूलम चार्ज दिया या n इलेक्ट्रॉन दिए। कितने क्या दिया कि n इलेक्ट्रॉन दिए। तो जब इस पर चार्ज आएगा +Ne और इस पर चार्ज आएगा -Ne, इस पर चार्ज आएगा +Ne और इस पर चार्ज आएगा -Ne। तो यहीं से मैं बता सकता हूं कि चार्ज को फॉलो करने के लिए, चार्ज को निकालने का फॉर्मूला बनता है Q ± Ne। किसी भी पार्टिकल पर अगर हम कहें कि उस पर चार्ज कितना हो सकता है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला बनता है Q ± Ne। क्योंकि बॉडी ने अगर त्यागा है इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ग्रहण किया है तो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि आवेश पैकेट्स या बंडलों के रूप में है। आपने कभी ये सुना है कि बॉडी ए ने बॉडी बी को 2.5 इलेक्ट्रॉन दिए? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, क्योंकि क्वार्क जो बताया गया है वो अभी कंसीडर नहीं हुआ है, उसको पेटेंट नहीं मिला है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करना है, केवल नॉलेज के लिए रखना है। तो अभी तक तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी इकाई है और इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये संभव नहीं है। तभी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पैकेट्स या बंडलों के रूप में ट्रांसफर होता है। अगली बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। अब मात्रक निकालने के मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि 3 पैटर्न होते हैं, एमपीएस, सीजीएस और एफपीएस। तो मात्रक एमपीएस मेथड में इसका मात्रक होता है कूलम। क्या मात्रक होता है, कूलम, या अपन इसको लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। सीजीएस मेथड में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम, या फ्रैंकलिन। एक अन्य मात्रक होता है फैराडे। अब मैं इसको बता देता हूं आपको। सीजीएस में अगर बात करते हैं तो एक कूलम में होते हैं 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक अन्य मात्रक होता है फैराडे। तो एक फैराडे में 6500 कूलम होते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप उनको नोट कर सकते हो। हमने आवेश की गुणधर्म पढ़े। पहला आवेश अदिश राशि होती है। आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आवेश में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश अचर राशि होती है और आवेश क्वांटीकृत होते हैं। आवेश के मात्रक पढ़े, एमकेएस में होता है कूलम या एम्पियर इनटू सेकंड, और सीजीएस में होता है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। एक कूलम में होते हैं 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलम, और एक अन्य मात्रक होता है फैराडे। ठीक है ना, और एक फैराडे में होता है 6500 कूलम। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। क्वांटीकृत में हमने एक फॉर्मूला उपयोग किया था, Q = ±Ne।
एक फॉर्मूला निकाला था हमने क्वांटिकरण से, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। इसमें Q का मतलब हो गया आवेश, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब हो गया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो आपको बताया है ना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो किसी वस्तु पर आवेश बताने के लिए कि किसी वस्तु पर आवेश कितना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। जैसे Q का मतलब हो गया आवेश, कितना आवेश है, प्लस माइनस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जिससे कि वो त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ से हम एक सवाल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये कोई बॉडी है और इसने एक कूलम आवेश लिया। कितना आवेश लिया है, एक कूलम आवेश। क्वेश्चन बनता है कि किसी भी वस्तु को एक कूलम आवेश धनावेशित करने के लिए, एक कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो कि किसी बॉडी को या किसी वस्तु को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। तो आवेश कितना दिया है उसने, एक कूलम। पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब वो कह रहा है कि धनावेशित है तो कौन सा आवेश हो गया, धनावेश। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला बना हमारे पास एन। Q का मान कितना है हमारे पास 1 कूलम, N का मान निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो N इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो N इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 × 10⁻⁹, ये ऊपर जाएगा 1 × 10⁻⁴ प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अपन नीचे रहेगा 1.6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हमने 100 कर लिया तो ये कितना रह जाएगा 18 रह जाएगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ से पॉइंट हटाने पर आई है, ये रह जाएगा 16। इसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो n इक्वल टू 6.25 × 10⁻18। इसका मतलब हो गया कि यदि हम किसी वस्तु को एक कूलम आवेश से आवेशित कर रहे हैं तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे, तब वह कितना आवेश उत्पन्न करेगी, एक कूलम आवेश। कितना आवेश उत्पन्न करेगी, एक कूलम। यहीं पर अगर वो कहता है कि कोई वस्तु एक कूलम आवेश त्यागती है तो यहाँ पर त्यागने का मतलब हो गया कि उस पर चार्ज कौन सा आ जाता, नेगेटिव। कौन सा आ जाता, नेगेटिव। लेकिन ग्रहण करने की बात की है तो कौन सा आएगा इस पर, पॉजिटिव। ठीक है भाई, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यही से बताता हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ और कुछ टाइम देता हूँ, आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है, कोई वस्तु 400 इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो कोई वस्तु 400 इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात करो। फटाफट से इस क्वेश्चन को करो।
फिर यहाँ से आगे की बात करेंगे हम किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की विधियों की। देखो जिसने अपना आंसर निकाल लिया हो वो बैच करना। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 400 इलेक्ट्रॉन त्यागती है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रही है? 400 इलेक्ट्रॉन। तो 400 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वैल्यू है ये? एन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 400। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें पूछा क्या है कि कोई वस्तु 400 इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? आवेश। किसका निकालना है? आवेश का मान। और क्या निकालनी है? उसकी प्रकृति। एक क्वेश्चन तो यही से सॉल्व होता है, मैंने आपको बताया था अभी आवेश के गुणधर्म में कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, क्या कर रही है? त्याग रही है, तो कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि कोई भी दान करता है या उधारी देता है तो कैसा होता है? धनवान होता है। और तो इसने क्या किया? त्यागा है, दान किया है या उधारी दिया है, तो कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। एक क्वेश्चन का आंसर तो यही से मिल गया सीधे सीधे एक वर्ड से। त्यागती है तो आवेश की प्रकृति कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? आवेश का मान निकालना है। क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो Q इक्वल टू सीधे सीधे एन, Q इक्वल टू एन की वैल्यू इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बताओ आंसर फटाफट से। कितनी जीरो है? 2। एक यहां से एक यहां से, तो 4 × 16 × 10⁻⁻, कितनी बनेगी? फटाफट से बोलो। ये जीरो यहां से और यहां पर जाएगी। देखो इसका एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। चलो इसमें कई बार बच्चों को समस्या होती है कि इसको आप लिख लो 4 × 100 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। ये किसकी पावर है? माइनस की। ये किसकी पावर? इसको अगर अपन लियो लिख दें 10⁻², ये किसकी पावर होगी? प्लस की। अगर आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है तो ये जुड़ेंगे तो ये कितनी रह जाएगी? यहां से खत्म होने पर -17। अगर एक खत्म करेंगे तो कितनी रहेगी? 80। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? Q इक्वल टू 4 × 16 × 10⁻⁻80। Q इक्वल टू 64 × 10⁻⁻18 कूलम। Q इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁻90 कूलम। कितना आवेश आ गया? 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। जिस जिस बच्चे का क्वेश्चन सही है वो कमेंट्स में यस लिख सकता है, और जिस बच्चे की कहीं ना कहीं मिस्टेक है तो वो इससे मैच कर सकता है। फटाफट से कमेंट्स करें। ठीक है भाई। चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा वीडियो की लास्ट में जो आपको अपने आप से सॉल्व करने हैं और फिर आपको बताना है। अब हम बात करते हैं किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश उत्पन्न करने की विधि। देखो किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की विधियों में से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश का एक गुण होता है कि आवेश कैसा रहता है? संरक्षित होता है। कि आवेश संरक्षित रहता है, मतलब आवेश को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि आवेश में केवल और केवल किसका गुण पाया जाता है? स्थानांतरण।
केवल और केवल किसका गुण पाया जाता है, स्थानांतरण। तो जब हम किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो वो किस पैटर्न से करते हैं, केवल स्थानांतरण से। ऐसा नहीं है कि हम उस पर आवेश उत्पन्न कर रहे हो या आवेश पैदा कर रहे हैं, नहीं, आवेश तो संरक्षित रहता है, फिक्स होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा, या फिर घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा या प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु के संपर्क में लाकर, रगड़कर या किसी तरह प्रेरण के द्वारा हम उसको आवेशित कर सकते हैं। और आवेश संरक्षण के अनुसार, आवेश संरक्षण के नियम से हम किसी वस्तु पर ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो केवल आवेश का क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण। उसी स्थानांतरण की विधि से हम आवेश, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करते हैं। तो आवेश उत्पन्न करने की विधियां 3 होती हैं। पहली विधि है घर्षण, दूसरी है चालन, तीसरी है प्रेरण। तीनों को नाम से समझो। देखो, पहली है घर्षण, मतलब किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु से क्या करना होगा, रगड़ना होगा, या दोनों अनावेशित वस्तुओं को क्या करना होगा, घर्षण कराना होगा, रगड़ना होगा, तब उस वस्तुओं पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन जनरली याद करने के बाद चालन, इसमें क्या है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या कराना होता है, स्पर्श कराना होता है, केवल स्पर्श कराना होता है और क्या उत्पन्न हो जाता है, उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरी विधि है प्रेरण। प्रेरण का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ कि प्रेरण का मतलब हो गया कि एक पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, या एक ए नाम का बच्चा है, एक बी नाम का बच्चा है। ये दोनों बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेम टीचर से रहते हैं, लेकिन इसकी 90% बनती है 10th क्लास में और इसकी 72% बनती है। तो यह बच्चा इससे इंस्पायर होता है, इससे प्रेरित होता है, इससे प्रेरणा लेता है कि हम साथ में रहे, साथ में पढ़े, सब कुछ साथ में किया, लेकिन फिर भी इसकी 90% बनी और मेरी 72% ही क्यों बनी। तो ये बच्चा इससे जब इंस्पायर होता है, प्रेरित होता है, तो इससे प्रेरित होने के लिए इसके संपर्क में रहना जरूरी नहीं है, या इससे घर्षण करना जरूरी नहीं है, केवल और केवल इसके आसपास रहता है तो ये इससे इंस्पायर होता है। 12th क्लास में इस बच्चे की 92 बनती है, तो इस बच्चे की 93 बनती है। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण, कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है और अपने में परिवर्तन कर देता है, तो वो कहलाता है प्रेरण। इसी प्रकार से इसमें होता है कि एक अनावेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु से स्पर्श हुए बगैर ही प्रेरित हो जाती है और वह अनावेशित वस्तु क्या उत्पन्न कर लेती है, अपने आप पर आवेश उत्पन्न कर लेती है, वह कहलाता है प्रेरण। इसे कहते हैं घर्षण वैद्युत की, चालन वैद्युत की और प्रेरण वैद्युत की। घर्षण में दो वस्तुओं को रब्ड कराना होता है, घर्षण कराना होता है, इसमें चालन में स्पर्श कराना होता है और इसमें स्पर्श किए बगैर केवल प्रेरित कराना होता है और वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।